कैसे हैं आप लोग? It depends on the interview. To be honest. It depends on the interview. इंडस्ट्री में आते हैं शुरुआत में, लोग कहते हैं आप चेहरा देखा है अपना, तुम में वो बात नहीं है। मैं पहले एक सीरियल कर रहा था, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि तू बहुत लंबा है, yeah. तो तेरे सामने वो बाकी छोटे लगते हैं, तो मुझे टांगे खोल के खड़ा होना पड़ता था कई बार। उनको गंदा दिखने वाला बंदा चाहिए था, तो मैं था मैं तैयार था। जो छोटे शहरों से आए हैं सारे, दे आर द वंस हु आर चेंजिंग द these times. This I've been hearing for 20 years, 25 years, 15 साल से। पहली फिल्म बनाने के पहले से ही के 7 साल लगे मेरे को उड़ान बनाने में, तो उतना ही टाइम लगा था कि ये क्यों बना रहे हो, कमर्शियल पिक्चर बना दो। yes. तो सर कमर्शियल होता क्या है? व्हाट इज अ कमर्शियल? आई रिमेंबर टेलिंग माय असिस्टेंट कि यार वो था ना वो बाल वाला, ऐसे वो जो यूनिफॉर्म पहन के आया था, ऐसे गंदा सा जो था यार। You could feel, you could. सिद्धांत, आपके लिए कैसा रहा वो बॉडी लैंग्वेज पकड़ना, वो भाषा पकड़ना, जिस तरीके से वो बात करते हैं? You know, for a change मैंने सीरियसली नहीं लिया ये प्रोसेस, बिकॉज मेरे पास मतलब सेट पे तो ऐसे ही बात करता था वो, आने के टाइम भी प्लीज गेट मी सम फूड। मेरे जो सीन्स सुनील गुप्ता के साथ ही, सो आई वाज लाइक अच्छा इसको चार्म करना है मुझे। आप सबकी लाइफ में वो गुरु कौन थे? 2 गुरु तो रह चुके हैं, संजय बंसाली, अनुराग कश्यप। वहाँ भी कोई ऑडिशन नहीं हुआ मेरा। उसने मुझे सीधे बताया कि ही वाज मेकिंग अगली। ही सेड तू क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। बोला क्यों? तो बोला चल पिक्चर करेगा। मेरे को लगा छोटा मोटा कोई रोल देगा। मैंने कहा मैं नहीं करने वाला छोटा रोल। ही हैज सो मच ऑफ बंसाली एंड अनुराग इन हिम। ही इज अ कॉम्बिनेशन। ही इज वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स। इट्स लाइक टिपिकल बंसाली टाइप। व्हाटएवर आई हैव डन इन दिस शो इज थैंक्स टू हिम। तारीफ कर रहा हूँ। मैंने सर को बोला, 5th डे था शूट का, मैंने कहा सर क्या करूं? तू बताना क्या करूं? तुझे रखा क्यों है? तो क्योंकि उड़ान का जिक्र हुआ, जब आप उड़ान लिख रहे थे तो आपके दिमाग में अजय देवगन आए थे, लेकिन आपने खुद को वहीं रोक लिया कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। So I stopped myself कि यार कहीं जाके let's not try and get a star kid, let's not try and get a star father, because let the film be about the boy. एक सीन आता है जब वो अपने बेटे से पूछा है सेक्स किए हो, सेक्स भी नहीं किए हो, तो अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहा है? That question comes from जब बाप के पास कुछ पूछने या बोलने के लिए है नहीं ना। भावेश जोशी एक इंसान नहीं है, वो एक आइडिया ही था। सिक्कू बिकेम भावेश जोशी। तो आपने अभी सोचा रिसेंट टाइम्स में कि उस आईपी को आगे लेके जाएं? Very proud, लेकिन हमेशा मुझे लगता था कि यार that film should have been about a girl. It should not have been about a boy. शाहरुख के साथ काम का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? थोड़ा सा उनके वर्क एथिक्स के बारे में बताइएगा। शाहरुख के हम लोग देवदास शूट कर रहे थे, जो लास्ट सीन है जहाँ पे वो शाहरुख पेड़ के नीचे है, मर रहा है, पारो भाग रही है। हाँ। और शाहरुख वहाँ पे लेटा हुआ है और असिस्टेंट से पूछ लेता है, मुझसे या किसी से पूछ लेता है कि यार मेरे को कुछ शहद लेके आना, हनी लेके आना। So somebody goes brings the honey and Shahrukh just takes it, puts it on his face. फैमिली के डिनर टेबल पे क्या डिस्कशन होते हैं? डिनर टेबल पे डिस्कशन होता है, डिनर टेबल पे डिस्कशन होता है। आज इरफान सर का बर्थडे है, कैसे याद करते हैं आप लोग उनको? मैंने इरफान सर को SMS किया, उन्होंने मुझे उसी वक्त कॉल कर दिया। संडे मॉर्निंग 10:30 बजे के करीब मैं वडाला में IMAX से निकल रहा हूँ, उनका फोन आ गया। मैं अरे इरफान। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कुछ समय पहले दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर सुनील गुप्ता हमारे यहाँ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आए थे। उन्होंने जेल के अंदर की कहानियाँ सुनाई थी। अब उनकी ज़िंदगी पर आधारित एक वेब सीरीज़ आ रही है जो उनकी कहानी कहेगी, और आज उस वेब सीरीज़ के क्रिएटर्स और कास्ट हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सबका। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, पहले सर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन अब मैंने अपना सवाल बदल लिया है क्योंकि लास्ट मिनट चेंजेस। आप 7 लोग एक साथ प्रमोशन करने निकले और मुझे पता चला है कि ये पहला इंटरव्यू है आप लोगों का जो साथ में आप लोग कर रहे हैं। तो हाउ इज़ इट लाइक ऑल टुगेदर, लाइक अ पिकनिक डे और जस्ट लाइक एन अनदर डे एट वर्क? कैसा है 7 लोगों का एक साथ? What is more fun, like promoting a series or a film together or shooting it together? It depends on the interview. To be honest, it's shooting. It depends on the interview. साथ में कैसे लगता है? मजा आता है? नहीं, बहुत मजा आता है साथ में। मतलब क्या 1 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग सब साथ में? हाँ? एक साल, मतलब हाँ 1 साल तो हो गया शूटिंग करते हुए। यहाँ पे हम भोपाल में थे ठंड में, तो
बहुत मजा आया था तभी, अभी भी बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैं खुद नहीं बोलूंगा, बाकी सब भी बोल दीजिए। नेताजी कैसा लगा? व्हाट इज दिस लुक चेंज? आई मीन जेलर से एकदम नेताजी की हाँ, वेशभूषा क्योंकि में आप आ गए। मैं एक चीज बताऊं आपको, शायद मतलब आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के, मैं जेलर नहीं हूँ। लेकिन नहीं, मैं बस ऐसे ही मतलब कुर्ता पजामा मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो मैंने सोच लिया, पहन लिया, एक शॉल ओढ़ लिया ठंड के कारण, बस। बाकी ओके सत्यांशु, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आजकल ना काफ़ी सारे टर्म्स हो गए, शो रनर, क्रिएटर, डायरेक्टर तो हम सब समझते हैं, लेकिन अगर एक लेमैन को ये समझाना हो कि क्रिएटर क्या होता है, शो रनर क्या होता है, तो कैसे समझाया जाए? ये तो एकेडमिक हो गया। एक्चुअली सीरीज में डायरेक्टर क्या होता है वो उतना लोगों को नहीं समझ में आता है। जैसे हमारी सीरीज में आप देखोगे 5 डायरेक्टर हैं, तो लोगों को अजीब लगता है कि 5 डायरेक्टर एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। तो सीरीज में शो रनर वो जिम्मेदारी लेता है जो फीचर फिल्म में डायरेक्टर लेता है। तो जैसे यहाँ पर विक्रम सर और मैं हूँ, तो हम 5 डायरेक्टर में हम भी शामिल हैं, बट हमारा जो विजन है उसको सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शो रनर, टू पुट इट सिंपली, इज द क्रिएटिव हेड ऑफ द शो, और जिम्मेदारी उसकी होती है कि सारे डायरेक्टर्स और सारे HODs उस विजन को पूरा करें। Creator is generally a lot of showrunners are also creators. Creator is mostly a writing term. Right, sir? Creator is a writing credit. Mostly series is a medium जहाँ writers थोड़ा ज़्यादा empower होते हैं compared to feature films. So when a writer creates a series, writes the Bible, writes the pilot, and sets the platform for the series, gets the credit of the creator. But many such senior writers also become showrunners. So that's why you'll see there are 2 credits, showrunner and creator. ओके, ऑलराइट। सो ये जो मेरा अगला सवाल है, ये आप सबको जवाब देना है इसका, तो आपसे शुरू कर सकते हैं। मैंने 2 एपिसोड्स देखे इस सीरीज़ के, और पहले एपिसोड का पहला सीन है जहाँ पर सुनील गुप्ता बैठे हैं पैनल के सामने और उनसे बोलते हैं कि इस जॉब के लिए तो लंबा चौड़ा होना पड़ता है, साइज़ देखी है तुमने अपनी और ये सब, लेकिन एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसे होता है। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं शुरुआत में, लोग कहते हैं आप चेहरा देखा है अपना, तुम में वो बात नहीं है। डायरेक्टर्स से ये कहा जाता है कि तुम में ये बात नहीं है, तुम शायद ये ना कर पाओ। तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह की कोई सिचुएशन फेस की है? कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? पहले मैंने सुना था कि बोलते हैं कि चेहरा देखा है, फिर व्हेन यू सी एक्टर्स लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी गोइंग अहेड, अभी वो लीड में फिल्म्स कर रहे थे कितना, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं राइट नाउ, अनुराग सर इज वर्किंग सो गुड। तो बाद में मुझे ये सुनना पड़ा था कि यार तू ज़्यादा स्मार्ट है, शायद काम नहीं मिलेगा। ये भी सुनने में आया था, राइट? बिकॉज जब से इफ यू सी, जैसे सीरीज का ट्रेंड चला है, पीपल आर शोइंग रियलिटी, और रियलिज्म में आपको रियल दिखने वाले कैरेक्टर्स ही चाहिए जिससे आप रिलेट कर पाओ। तो आई थिंक, और हीरो चाहिए होता है फिल्म्स में जो अच्छा दिखे, और वो भी आजकल यू सी पीपल जो काम कर रहे हैं कुछ, वो हाँ जो चले भी और अच्छा दिखे भी। तो जो लोग काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि आजकल चेंज हो गया सारा कुछ। अभी रियलिज्म ने आके, सीरीज के आने से बहुत चीज़ें फिल्म में भी चेंज हुई हैं। तो मुझे तो उल्टा सुनने को मिलता था कि भाई तू लंबा है। मैं पहले एक सीरियल कर रहा था, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि तू बहुत लंबा है, तो तेरे सामने वो बाकी छोटे लगते हैं, तो मुझे टांगे खोल के खड़ा होना पड़ता था कई बार। तो हाँ, तो दोनों तरह चलता है। ओके, आपके साथ अनुराग? मेरे साथ तो जरूरत नहीं पड़ी ना, मैं गंदा उनको गंदा दिखने वाला बंदा चाहिए था, तो मैं था, मैं तैयार था। मैं सबसे लास्ट में कास्ट हुआ, आखिरी में कास्ट हुआ हूँ, कोई और कर रहे थे ये पार्ट। तो उस समय छोटे बाल थे। और कैसे हुई कास्टिंग? कास्टिंग कैसे हुई? MCCC से ऑडिशन आया था, मुकेश चावड़ा कास्टिंग कंपनी से, और तभी मेरे छोटे बाल थे, हल्की दाढ़ी थी, तो ऑडिशन आया, बोला अच्छा पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है। तो मैंने कहा मुझे क्यों ले रहे हो? तो फिर वहाँ पे गया मैं। सो ऑडिशंस कम आते हैं आजकल, तो मेरा ये होता है कि जब आता है तो मैं अच्छे से, तो मैं फुल कॉस्ट्यूम हायर करके पुलिस की वर्दी लेने गया था। मैंने पैसे खर्च किए थे कि भाई नहीं हुआ, खुद मज़ा आना चाहिए। तो मैं मज़े करने गया था ऑनेस्टली, और उसमें नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन तो कोई और कर रहा था। फिर मैंने, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, मैंने दूसरे पार्ट का ऑडिशन दिया था, रंगा बिल्ला का, मैंने उसका भी ऑडिशन दिया था। अच्छा। एंड देन मैं चला गया दिल्ली प्ले करने, दिल्ली से मतलब मैं प्ले करता हूँ। फिर मुझे पता चला कि उसने शायद मना कर दिया है, फिर मेरे पास आया पार्ट, एंड देन किया, फिर मजे किए हमने। बट हम लोग बहुत खुश हैं कि अनुराग आया। देखना इसने क्या काम किया। थैंक यू।
माइक माइक तो ऐसी पासिंग में कुछ एज इन हम सुबह एयरपोर्ट पे साथ में लैंड किए तो बात कर रहे थे पहले जब फिल्में एक्टर्स कितने कम थे, अभी एक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, तादाद एक्टर्स की, और अच्छे एक्टर्स कितने बढ़ गए। पहले जब कम थे तो एक ही बंदा डबल रोल कर लेता था। so, हाँ वही तो, व्हेन आई हर्ड रंगा बिल्ला का ऑडिशन दिया, लाइक डबल रोल कर लेता है। सर आप नहीं, आई फील दैट एक तो वक्त वो चला गया, बहुत अलग ज़माना आ गया है, पहले तो OTT वगैरह ये सब तो थे नहीं। दूसरा मुझे लगता है कि कोई एक्टर जब परफॉर्म करता है उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है उसकी परफॉर्मेंस से, वो चाहे कितना भी वो एक्टर, व्हेन यू लुक एट हिम इन पर्सनल लाइफ, वो चाहे आपको उतना अट्रैक्टिव ना दिखे, बट वंस ही इज़ परफॉर्मिंग वो बहुत खूबसूरत बन जाता है। सो इट्स अ वेरी द पॉइंट ऑफ व्यू दैट हाउ यू लुक एट हिम। बट माई पॉइंट हियर इज कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ये तो तब की बात है जब आपको चांस मिल रहा है परफॉर्म करने का, लेकिन कई बार लोगों को चांस देने से पहले ही उनके द वे दे लुक, चाहे वो बहुत गुड लुकिंग हो या वो एवरेज लुकिंग हो, जज कर लिया जाता है कि ओ यू कैन बी अ हीरो, यू कैन प्ले अ सर्टेन काइंड ऑफ अ रोल ओनली। तो क्या ये सिनेरियो अब धीरे धीरे बदल रहा है? आपने ऐसा कुछ कभी फेस किया? यू आर राइट, बट वो फिल्में कुछ और होती हैं, उनका पर्पस कुछ और होता है, वो डायरेक्टर कुछ और होते हैं, वो विक्रम मोटवानी नहीं होता है, वो अनुराग कश्यप नहीं होता है, वो सुधीर नहीं होता, विशाल नहीं होता, इतने बड़े इम्तियाज नहीं होता, सारे इतने जितने भी ये डायरेक्टर्स है जो छोटे शहरों से आए हैं सारे, they are the ones who are changing these times, because these people are telling the stories of people from those places. तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको चेहरे भी वैसे ही चाहिए होते हैं, तो वो चेंज हो रहा है मेरे ख्याल से। जी विक्रम, मैं आपसे ही समझना चाहूँगी कि अभी अनुराग ने भी OTT के बारे में बात की थी, स्टार्स के बारे में, जो कल्चर है स्टार कल्चर, उसके बारे में बात की थी कि OTT के आने से एक और चीज़ ये हो गई है कि हर एक्टर खुद को स्टार समझने लगा है। उनका ये कहना था कि अगर कुछ बोल दो या कुछ कह दो तो उनका ईगो हर्ट होने लग जाता है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया? मैंने यार पर्सनली तो कभी ऐसे फेस किया नहीं है। आई थिंक फॉर मी एक्टर्स एंड स्टार्स में कुछ फ़र्क नहीं है, इन द सेंस दैट क्या होता है ना कि स्टार जितना भी हो, एक्टर जितना भी हो, जब व्हेन द मटेरियल इज़ नाइस और जब एक सेट का माहौल अच्छा होता है तो एवरीबडी इज़ अ चाइल्ड, एवरीबडी इज़ एन एक्टर। जितना बड़ा स्टार हो वो एक्टर बन जाता है, और एक काम करने में एक सबको मज़ा जो आता है, एक कोलैबोरेशन करने में जो मज़ा आता है ना, दैट इज़ यूनिफॉर्म इन माई एक्सपीरियंस अक्रॉस द बोर्ड। सो पर्सनली आई हैव नेवर फेल्ट दैट। और आपका जो पहला सवाल था अबाउट कि आप लंबे हो, चौड़े हो, गलत हो, आई थिंक पर्सनली ये क्या इंडस्ट्री में एक स्टेटस को होता है कि इंडस्ट्री ऐसी है, देख भाई इंडस्ट्री ऐसी होती है, अभी आपको अगर चेंज करना है तो वो बहुत मुश्किल काम है। दिस आई बीन हियरिंग फॉर 20 years, 25 years, 15 साल से, पहली फिल्म बनाने के पहले से ही कि 7 साल लगे मेरे को उड़ान बनाने में, तो उतना ही टाइम लगा था कि ये क्यों बना रहे हो, कमर्शियल पिक्चर बना दो। तो सर कमर्शियल होता क्या है, व्हाट इज़ अ कमर्शियल फिल्म एट दैट पॉइंट टाइम, एंड यू आर फाइटिंग दैट। एंड जैसे अनुराग ने किया, मैंने किया, दिबाकर ने किया, काफ़ी लोग ने किया कि यार नहीं, यू वांट टू ब्रेक द स्टेटस को फॉर दैट। तो सुनते, तब भी सुनते थे, अभी भी सुनते हैं कि ये कमर्शियल नहीं है। तो एट सम पॉइंट टाइम नोबडी रियली नोज व्हाट दैट मीन्स, बट हम लोग करते रहते हैं आंदोलन सर, आंदोलन। हाँ, आंदोलन। फिर ये ब्लैक वारंट बनाने का ख्याल कैसे आया? इसका बीज कहाँ से पड़ा? इसका बीज आया फ्रॉम दिस जेंटलमैन कॉल्ड जोजी जोसेफ, जो कॉन्फ्लुएंस के साथ काम करते हैं, हिम एंड मिस्टर महेश नायर। उन्होंने किताब पढ़ी थी, उन्होंने राइट्स ले ली, उन्होंने दे कॉल्ड मी अप एंड दे सेड यार आप पढ़ लो किताब, एंड ये पैंडेमिक का टाइम था, सो आई रेड इट, आई रियली लाइक्ड इट, आई कॉल्ड अप सत्यांशु, आई सेड करें कुछ, तो सत्यांशु ने पढ़ लिया, बोला हाँ करते हैं। तो वही, बिकॉज इट्स सच अ इंटरेस्टिंग बुक कि अब तिहाड़ के बारे में एक जेलर की कहानी, तो क्या जेल के बारे में करता था, एवरीबडी थिंक्स के नहीं जेल के बारे में, तो जेल के अंदर जो होगा उसके बारे में कहानी बनी, ये तो उल्टा है, ये तो उन लोग नहीं जेलर के बारे में बना रहे हैं कि कैसे करते हैं वो लोग, उनके साथ क्या होता है, व्हाट इज़ देयर डेली लाइफ। एंड आपने तो देखी है जो पहले एपिसोड, तो इन द बुक इटसेल्फ, वो जो पहली बार जब सुनील गुप्ता को जो काम मिलता है, ही गोज टू द एसपी बोलता है नहीं नौकरी नहीं है, एंड ही गोज आउटसाइड एंड मीट्स चार्ल्स सोबराज, एंड यू आर रीडिंग इट, यू आर लाइक नहीं ये तो दिस कांट बी ट्रू, बट इट इज ट्रू, एंड देन यू हुक्ड, उसके बाद देन यू हुक्ड ऑन द बुक, एंड देन यू लाइक यार ये तो करना चाहिए। आगे का सत्यांशु बताएंगे। जी नहीं, एक्चुअली सही में बुक आई
थिंक वो बुक बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है. मैं तो कितने लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने वो किताब पढ़ी है एंड दे आर एक्साइटेड फॉर आवर शो बिकॉज उन्होंने किताब पढ़ी है. मैं इंडस्ट्री में कितने लोगों से मिला हूँ हु वांटेड टू मेक दैट बुक, हु वांटेड टू वर्क ऑन दिस सीरीज. कितने राइटर्स को मैं जानता हूँ जो मेरे से सीनियर भी हैं, दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. जब उन्हें पता चला हम बना रहे हैं तो दे बोले अरे ये तुम लोग बना रहे हो ऑलरेडी. सो द बुक इटसेल्फ आई थिंक हैज़ अ लॉट ऑफ, इट्स वेरी एक्साइटिंग टू से द लीस्ट. बट जब हमने किताब पढ़ी हम लोगों ने एंड वी रियलाइज दैट जेलर का काम बहुत अंडर अप्रिशिएटेड काम है. और फौजियों पर फिल्में बहुत हैं, पुलिस पर बहुत है, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे बिहेव करेंगे. जेलर्स का हमें तो पता ही नहीं कि वो करते क्या है. सो दैट वे आई थिंक इट वॉज वेरी एक्साइटिंग कि हम एक ऐसी दुनिया के बारे में जेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं विच इज़ सो अंडर अप्रिशिएटेड एंड सच अ थैंकलेस जॉब. पूरी ज़िंदगी वो जिस किस्म के स्ट्रेस से गुजरते हैं वो फौज और पुलिस के स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा है. पुलिस वाले तो अरेस्ट करके क्रिमिनल को तो वो अंदर डाल देते हैं ना, अंदर रखते तो ये लोग हैं. तो आई थिंक दैट वॉज एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग. एंड देन टू हैव अ प्रोटैगनिस्ट लाइक सुनील गुप्ता जो कि ये इंसान कैसे जेल में 35 साल तक काम कर गया, दैट इटसेल्फ वाज सो फैसिनेटिंग. मेरे साथ तो अभी भी हुआ था जब इसका ट्रेलर आया तो मुझे बहुत लोगों ने ट्रेलर देखने के बाद पुलिस वाली की कहानी है ना, मतलब अभी भी पीपल आर नॉट क्लियर कि मैंने कहा जेलर है, हाँ पुलिस वाला ना. तो वो जो डिफरेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. तो ये जब हमने भी पढ़ी थी तो उसके बाद समझ आया कि हमें भी नहीं पता था ना क्या जेलर क्या करते हैं. जब पढ़ी उसके बाद समझ आया ओ ये है. उसके बाद कुछ डायलॉग्स पढ़े कि आगे आएंगे वो डायलॉग्स कि आप तो सिर्फ जेलर, तो वो कैदी तो जेल काटने आते हैं, हम तो जेल में ही रहते हैं ना. तो कितने लोगों से डील करना पड़ता, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था. जहान, आपके लिए ये प्रोसेस कैसा रहा, उस किरदार की स्किन में घुसना, उसे समझना? क्योंकि राहुल का जो किरदार है उसमें शुरू से दिखता है कि भाई हैं, अपने काम को जानते हैं, इतने सालों से समझ रहे हैं, उनको पता है कि कैसे किससे डील करना है. लेकिन आपका जो किरदार है वो विद टाइम इवॉल्व हो रहा है, वो समझ रहा है जेल की सिचुएशंस को. वो उतना सख्त भी नहीं है अंदर से, लेकिन उसको बाहर से खुद को इतना अब क्योंकि सीख समझ मिल रही है समय के साथ, तो वो पोर्ट्रे भी वैसे करना है. वो समझना भी चाहता है वहाँ पर कैदियों की मनोदशा क्या है, वो किस इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे हैं. तो ये स्किन में घुसना, इसे समझना किरदार को कैसा रहा आपके लिए, क्या प्रोसेस था आपका? जैसे आपने कहा था कि जो सारी चीज़ें आपने कही वही है. इसका जो अप्रोच रहा मेरे लिए, एक तो ये अच्छी बात है कि एक किताब है, ऊपर से कई सारे इंटरव्यूज़ हैं सुनील जी के, जो ललन टॉप में दो इंटरव्यूज़ हैं, वो मैंने कई बार देखी. वो सारी चीज़ें, अलग अलग तरह के इंटरव्यूज़, फिर और इस दुनिया के बारे में, तो वैसा काफ़ी सारा रिसर्च किया. और फिर एक पॉइंट के बाद सत्यांशु सर और विक्रम सर के साथ फिर इस कहानी में हम कैसे अप्रोच करेंगे इस किरदार को, क्योंकि सुनील जी अब 35 इयर्स के बाद सारी बातें बता रहे हैं, बट वो पर्सपेक्टिव रखना कि ये तो अभी हुआ है, नया है सब कुछ, और आप पहली बार एक अलग सी अजीब सी दुनिया में घुस रहे हो, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, और आपका, लेकिन आपकी एक कुछ तो एक नीयत है, आपकी एक इंटेंशन है, तो उसके साथ आप हर चैलेंज को फेस करने की कोशिश कर रहे हो. एंड आई थिंक कहानी में जो सिचुएशंस हैं वो रिवील कर देता है कैरेक्टर उसमें. तो आई थिंक वो काफ़ी सहारा मिलता है एक्टर को फ्रॉम द स्क्रिप्ट, फ्रॉम द स्टोरी, आपके को एक्टर्स को. तो वो एक, भले ही मैंने कितना रिसर्च किया, लेकिन जब हम सीन करने जा रहे हैं फिर वो गिव एंड टेक की बात होती है. फिर आप अपनी इंसानियत को उसमें डालने की कोशिश करते हो कि मैं अगर यहाँ होता तो इस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में, तो मतलब उस संदर्भ में मैं कैसे रिएक्ट करता, या मैं कैसे, मतलब मैं कोशिश कैसा करता. तो वही है. एंड देन बनते बनते वो एक बड़ी कहानी बन जाती है. तो ऐसा बहुत मॉडेस्ट है, बहुत ही मॉडेस्ट है. मतलब काम उन्होंने क्या, 2 सीरीज, एक फिल्म और एक प्ले अप्रोक्सीमेटली इन लाइफ. मतलब लेकिन जो इनके 10, 15, 20 साल से जो पृथ्वी थिएटर में काम कर रहे हैं, इनकी जो नॉलेज है
ड्रामा की, कैरेक्टर की, हाउ टू ब्रेक थिंग्स डाउन, हाउ टू सॉर्ट लाइक डू, इज बीन इनवैल्यूएबल टू द प्रोसेस ऑन ब्लैक वारंट फॉर दिस। बड़े बड़े मॉडर्स्ट आदमी हैं, बस पता नहीं। बट वही आप अगर आपके साथ ऐसे लोग हो तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, और ये है कि सर विक्रम सर जो है वो जेन्युइनली एक एनवायरनमेंट पैदा कर देते हैं इवन सत्यांशु सर के साथ, कि सबकी बात सुने। तो उस जैसे सर ने बात बताई कि माहौल अगर अच्छा है तो सब अच्छा है। सब अच्छा है। या सब अच्छा है। तो मेरा अगला सवाल आपसे और सत्यांशु से, दोनों मिलके आंसर दे सकते हैं। जब आपने सोचा था कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है और उसके बाद कास्टिंग की प्रोसेस शुरू हुई और एक एक किरदार आपने कास्ट किया, हर एक किरदार जो आज आपके सामने ये पांचों हैं, इन सब के बारे में वो एक ख़ास चीज़ आप लोगों को क्या लगी दोनों को, जिसमें आपको लगा कि हाँ ये बंदा मेरे इस किरदार में फिट बैठेगा? वो एक खास बात पांचों के बारे में। हाँ, इन तीनों का इट्स ऑडिशंस, स्ट्रेट अप ऑडिशंस के। जहान का ऑडिशन विद इन द फर्स्ट 5-10 सेकंड्स। एंड क्या होता है ऑडिशन के प्रोसेस में, क्या होता है ना, आई डोंट वांट टू नो नॉर्मली कि ऑडिशन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मुझे पसंद, आई डोंट वांट टू नो इट। तो मुकेश हर हफ्ते हम लोग मिलेंगे, जब प्रोसेस हो रही है मिलेंगे, वो मुझे बता देगा कि मेरा शॉर्ट लिस्ट ये है कि अच्छा सुनील गुप्ता के रोल के लिए ये 3-4 लोग हैं। तो मोमेंट इट प्लेज, जहान का फर्स्ट 10 सेकंड्स ऑफ द ऑडिशन, और जो अपने एपिसोड 1 का पहला सीन है व्हिच इज द इंटरव्यू वाज द ऑडिशन सीन, सो इट्स लाइक एन ऑडिशन ऑफ एन ऑडिशन। सो एकदम करेक्ट था, एंड लाइक ही डिड इट इन द ऑडिशन इज हाउ ही डन इट इन द थिंग। यू सी इट 10 सेकंड में पता चलता है कि यार यही बंदा है, लॉक, यू नो, कर दो उसको। हाँ, ऑडिशन मैंने 2 राउंड्स किए। हाँ, नो फिर फर्स्ट राउंड में चलो यार तुक्का निकल गया, अभी लेट ट्राई नेक्स्ट टाइम। हाँ, अनुराग का क्या था, अनुराग का ऑडिशन देखा था, किसी और को फिर कास्ट किया, फिर वो किसी और वो मना कर दिया हम लोग ने। तो मैं इसलिए बोल रहा था ना, आई रिमेंबर टेलिंग माय असिस्टेंट कि यार वो था ना वो बाल वाला, ऐसे वो जो यूनिफॉर्म पहन के आया था, ऐसे गंदा सा जो था यार, you could feel, no but it was literally like that, you could ऐसे, because you could feel you could कहीं ना कहीं को एक पता नहीं, you could smell him almost, you know, I said get me this guy. So that's how we cast him. चीमा सेम थिंग, कि एक गंदे होके आएंगे आगे जो भी सुन रहा हाँ यार, वो जो शेव नहीं किया था उसने, चीमा सेम थिंग, विद इन 10 seconds of the audition, like वो उसके आंखों में जो एक था, and he's done a scene from episode 7 जहाँ पे काफी सारा बहुत ही इंटेंस सीन किया था। अगेन 10 सेकंड में पता चला कि यार ये बंदा सही है। ये दो जो भाई साहब जो हैं, तो राहुल, क्योंकि आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क, मतलब अगली मैन, कैनेडी में, जो कैनेडी किसी ने देखी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कैनेडी में जो काम किया है, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट सत्यांशु में जब गए थे तिहाड़ फॉर अ रेकी, एंड एक बंदा दिखा था हम लोग को यहाँ वहाँ पे, एक डीएसपी जो दिखा था हम लोग को वहाँ पे, बोला यार ये बंदा जो है ना एकदम क्रिस्प यूनिफॉर्म पहनता है, इट्स लाइक देयर बॉडी है, कैरीज हिमसेल्फ सो वेल, एंड देयर वाज अ very very charming guy. Yeah, we said yeah, this is the Tomar kind of stuff, and then just reached out to Rahul to say भाई आप करोगे तो सर हाँ। And Siddhant was just very inspired casting. It was Mukesh's idea, okay? Because वो होता है ना कि you know that Charles Sobraj is in the show. अभी Charles Sobraj is for better or for worse a legend. Now अभी कैसे कास्ट करें? Do you get a star? Do you get a cameo? कि किसी को बाहर से लेकर? Do you actually get somebody French, Vietnamese? हम लोग बाहर बात करें कास्टिंग का, and then Mukesh suddenly said यार सिद्धांत कैसा रहेगा? तो immediately like it takes about 5 seconds, your instinct reaction है, and then you're like नहीं यार, very good idea. चार्ल्स सोब्राज है। है, so I just called him up and I said कि ये है, and sort of told him what it was, and he said yes. And I was like, "Kab set pe kab aana?" When do you want me to come? तो आपके लिए सिद्धांत, आपके लिए कैसा रहा वो बॉडी लैंग्वेज पकड़ना, वो भाषा पकड़ना, जिस तरीके से वो बात करते हैं? You know, for a change मैंने seriously नहीं लिया ये process, because मेरे पास मतलब सेट पे तो ऐसे ही बात करता था वो, आने के टाइम भी please get me some food. No, when I get into it, I get into it. But जब Vikram sir, when he called me and he spoke about Charles, and when I researched him, we all know who Charles Sobraj is, and I was like, ये मौका मिल रहा है मुझे to play the greatest actor
Ever. He's actually, I'm being an actor, I'm playing the greatest actor. I was like, okay. And I took it up. It was challenging. उसके बाद process to accent pick up करना थोड़ा सा complicated था, और वो psychology pick up करना थोड़ी सी complex थी, but I think charm came naturally. Somehow it did. It just, yeah, it really did. And especially सुनील गुप्ता का जो इंटरव्यू था यहाँ पे लल्लन टॉप में, वो मैंने देखा था, बिकॉज यू नो ज़रूरी होता है कि लोग आपके बारे में कैसे बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, जो आपको जानते हैं. सो चार्ल्स के बारे में जिन्होंने, जो पर्सनली जानते हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बात की है. सो सुनील गुप्ता ऑब्वियसली जिन्होंने बुक लिखी है, तो उनका जो इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि लड़कियां तो सब चाम हो जाती थी. वो बोल रहे अगर मैं लड़की होता तो मैं भी चाम हो जाता था उनसे. और वो बात ऐसे कर रही थी कि ऑलरेडी चाम्ड हैं उनसे. और मेरे जो सीन्स थे सुनील गुप्ता के साथ ही, सो आई वाज लाइक अच्छा इसको चाम कर रहे हैं मुझे. सो that's how it started. Yeah. ओके, सो अब अगेन ये सवाल मेरा सबसे है. हाँ, आप सब आज जहाँ पर हैं वहाँ पहुँचना आसान नहीं है. हम सब गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. लेकिन इस जर्नी में कोई ना कोई हमारे गुरु रहते हैं जिन्होंने हाथ पकड़ के, डांट के या कान खींच के आगे बढ़ना सिखाया होता है. उस राह पे नहीं, उससे वापस नहीं लौटना है, आगे बढ़ते रहो, ये सिखाया होता है. आप सबकी लाइफ में वो गुरु कौन थे, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? सो मैं टेलीविज़न कर रहा था, और उसके बाद मैं एक ही कैरेक्टर करके बोर हो गया था, टू बी ऑनेस्ट. सो मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए. एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई. मैं लंदन चला गया था 1 महीने के लिए. वो मेरा पहला एक अलोन ट्रिप था. उसके बाद मैं अमेरिका में था, तो जितने पैसे कमाए थे टीवी से सारे वहाँ पे खर्च दिए मैंने. जब अमेरिका में था, वहाँ पर आई थिंक जब आप किसी को ढूंढ रहे होते तो आपको मिल जाता है कोई इंसान. सो वहाँ पर मुझे एक इंसान से मैं मिला. उनका नाम है जॉन मार्कलैंड. उनके साथ मैंने वर्कशॉप्स की. एंड वहाँ से इंटरनली मुझे लगता है मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई. सो वाज अ वेरी गुड टीचर. सो फॉर मी इट वाज मेरे तो अभी 2 गुरु तो रह चुके हैं, संजय बंसाली, अनुराग कश्यप. तो संजय बंसाली से मैंने फिल्म कैसे एक टेक्निक उनसे सीखी है, और एक अप्रोच अनुराग से सीखी है. तो कहीं ना कहीं मैं बीच में पढ़ता हूँ उन दोनों के. So when I first came into the industry, मैं मॉडलिंग करता था तब. और जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो मैं दुनिया का सबसे गंदा एक्टर था, और वो सीरीज सबसे ज़्यादा हिट हो गई. सो जब मैं सबसे वाहियात एक्टर था, तब मेरी सीरीज इंडिया में नंबर 1 TRP थी उसकी. एंड आई वॉज द बिगेस्ट स्टार ऑफ टेलीविजन. तो एक दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं बहुत ख़राब एक्टर हूँ. देन आई काइंड ऑफ क्विट. मैं छोड़ दी एक्टिंग. मैंने कहा अभी मैं नहीं करूँगा, मैं बहुत गंदा हूँ. क्योंकि मैंने फिल्में देखना शुरू कर दिया था, ये सारा वर्ल्ड सिनेमा. तो धीरे धीरे पता चला कि मेरे को तो आता ही नहीं कुछ भी. बट देन आई स्टार्टेड वॉचिंग सिनेमा, पूरी दुनिया का सारे डायरेक्टर्स, कियारोस्तामी से लेके जितने भी हमारे ईरानी एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड वर्ल्ड सिनेमा. तो मुझे लगता है कि एक तो वहाँ का इन्फ्लुएंस फिर रहा मेरे ऊपर. मैंने सीखते, क्योंकि पढ़ाई तो की नहीं थी, कहीं एक्टिंग स्कूल या कुछ ऐसा कुछ किया नहीं था. तो फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से शुरू हो गया. एंड देन वन मैन अनुराग कश्यप केम इन माई लाइफ. एंड वहाँ भी कोई ऑडिशन नहीं हुआ मेरा. उसने मुझे सीधे बताया कि ही वाज मेकिंग अगली. ही सेड तू क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ भी नहीं. बोला क्यों? तो बोला चल पिक्चर करेगा. मेरे को लगा छोटा मोटा कोई रोल देगा. मैंने कहा मैं नहीं करने वाला छोटा रोल नहीं करूँगा. तो बोला रस्सी जली मगर बल नहीं गया. तो आजा कल. एंड देन अगली स्टार्टेड. एंड देन आई लर्नड विद दीज डायरेक्टर्स. आई लर्नड सो मच फ्रॉम हिम. Then I worked with other directors and learned from every director something or the other I have picked up. And I think I've learned so much from Vikram on the sets, because you get to meet someone, you know, who approaches the film in his, everyone has their own peculiar style of approaching it. He has so much of Bansali and Anurag in him. He's a combination. Example, देके समझाइए. For example, so I'll tell you, when he sets a shot, he's very clear what he wants. It's like typical Bansali type. I have not worked with Bansali, but what I feel I think that this is one of his kind.
and when he approaches the scene, his approach is so real. He makes the scene so real. So that's a very good combination. See, so I feel that working with him has also taught me a lot of things. कि भाई ज़्यादा मत उड़, यहाँ से यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, ये भी करना है, ठीक है. But I keep pushing myself and he kept pushing me. So I think that whatever I have done in this show is thanks to him. यार तारीफ कर रहा हूँ आप. उफ, ये सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. पता नहीं आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट आई रियली फील कि इतने सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, इतने सारे टीचर्स हैं. आई कैन नॉट से एक ऐसा मैं जानता हूँ लोगों को जो बोलते हैं कि एक मेरे गुरु हैं, ये एक मेरा टीचर हैं. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी भी चीज़ में, बट इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से सीखता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ. बट यस, जैसे विक्रम सर ने भी कहा है कि आई जेन्युइनली थिंक सिनेमा, थिएटर और लाइफ अगर देखा जाए एक्चुअली आपको सब कुछ सिखा सकता है. तो ये सारी चीज़ें सिखा देती हैं. एंड एवरी एक्सपीरियंस, मतलब इस प्रोजेक्ट में सबसे सीखना. विक्रम सर गाइड कर रहे हैं हमको, सत्यांशु सर हमको एंकर कर रहे हैं स्टोरी में, आपके को एक्टर्स आपको सिखाते रहते हैं कि हाउ गिव एंड टेक. सिद्धांत के साथ काम करना, राहुल सर के साथ काम करना, अनुराग परम भाई इनके साथ, तो हर सीन में हर अपॉर्चुनिटी में आपको कुछ सीखने को मिलता है. एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. इट्स वेरी एक्साइटिंग टू लर्न लाइक दैट एंड देन टू बी सपोर्टेड, क्योंकि वो सब लोग जो है, जैसे आपने माहौल बांधा, आप लोगों ने आपको सपोर्ट किया, अभी बैक एंड से भी सपोर्ट किया टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी. वो अगर वो नहीं है तो आप कहाँ से सीखोगे. पर जहान आपकी ना फैमिली की एक लेगेसी रही है जी. उस लेगेसी के साथ आगे बढ़ना, चाहे आप शशि साहब से सीखें, आपके पिता से आपने सीखा हो, क्या वो प्रेशर होता है अपने ऊपर कि नहीं मुझे उस एक लेगेसी को आगे बढ़ाना है, खरा उतरना है, क्या होता है वो? एक हिसाब से प्रेशर ज़रूर रहता है, क्योंकि वो लोग आपको याद दिला देता है. जैसे आप अभी सवाल कर रहे हैं कि लोगों से ये याद आती है कि भाई हाँ ये बहुत है, आपको पता है. पर क्या आप ये याद रखना तो आप ये याद रखना चाहते हैं या आप एक अलग अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं? मैं इंस्पायर होता हूँ उससे. मेरे लिए वो इंस्पायरिंग चीज़ है कि देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितनी एक सच्चाई के साथ काम किया है, उनका योगदान जो रहा है, कितनों तक असर पड़ा है उनका, वो कितनी अच्छी बात है. और मैं चाहता हूँ कि शायद जैसे मैं खुद पहले तो हम सब एक ऑडियंस बनते हैं, तो हम पहले दर्शक रहे हैं, हम देखते हैं किसी चीज़ को और फिर उसका एहसास जो है शायद हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो मैं भी वही सोचता हूँ कि हाँ मुझे इस एहसास को आगे बढ़ाना है, और हाँ ये कि उनके जो उसूल है उनको भी कैरी फॉरवर्ड करना है. तो उनको वो एक है और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और होपफुली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और मैं करता रहूँगा. देखते हैं जी. आई थिंक मेरे लिए अगर एक्टिंग की बात करूं तो थिएटर मैंने दिल्ली से किया है, क्षितिज थिएटर और रेनेसांस. वहाँ पे मेरे टीचर है मोहित त्रिपाठी सर, तो उनका सबसे बड़ा योगदान है मतलब मेरे एक्टिंग जो मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ उसमें. भारती मैम है और वो पहली डायरेक्टर रही हैं मेरी वैसे राइटिंग में. लेकिन हाँ अगर मैं इंसानियत की बात करूँ एज अ पर्सन, तो मेरी मम्मी आई थिंक बहुत, मम्मी पापा जो थोड़ी बहुत इनोसेंस है मॉम की वजह से, मम्मी की वजह से, मेरी बहनों की वजह से. मुझे बहुत अच्छे को एक्टर्स मिले हमेशा, थिएटर में भी, ब्लैक वॉरेंट में भी. तो थिएटर में एक मेरी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं लवली, संजीव, ये इनको मैं जानता हूँ. तो मैं उनका काम देखता हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, ये इतना कमाल कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ. ये 6 महीने में जो ये काम कर रहे हैं वो मुझे 5 साल लग गए समझने में सिर्फ. एंड अनलर्न करने में मुझे लगा कि भाई सीख तो ली एक्टिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनलर्न करना पड़ेगा भाई. आती तो है लेकिन अगर मैं भूलूंगा नहीं, वो बच्चा बन के नहीं करूँगा तो कोई पॉइंट नहीं करने का यार, कोई पॉइंट नहीं. जो वही बात है ईरानी फिल्म, उनको देख के लगता ही नहीं कुछ कर रहे हैं यार, लगता है भाई ये कैसे और कुछ नहीं करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं फिर हम लोग. ये कैजुअल है. हाँ, तो तिग्मांशु सर के साथ मैंने एक सीरीज की थी, वो हमेशा बोला करते थे इरफान मत बनो, इरफान बनने की कोशिश मत करो तुम. तो ये होता था, तो मुझे तभी लगता था ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बट द पॉइंट कि हम कॉपी करना शुरू कर, हम कैजुअल एक्टिंग की एक्टिंग कर रहे होते हैं,
नेचुरल दिखे। तो वो कोशिश अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों बोलते थे, क्या बोलते थे। कोशिश कर रहे हैं, कोई कर रहा है मुश्किल काफी कैजुअल। फिर विक्रम सर का मुझे एक ब्रीफ अभी भी याद है जो मुझे सेट पे भी मिला था, और उन्होंने एक ही लाइन का ब्रीफ दिया था कि आखिरी एपिसोड में एक लाइन है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट चीटी से रिलेटेड उन्होंने एक ही लाइन बताई थी मुझे, और वो 7th एपिसोड में आखिरी एपिसोड। मुझे लगा मेरा कैरेक्टर वो नहीं है जो फर्स्ट एपिसोड में है, मेरा कैरेक्टर वो है जो 7th एपिसोड की वो लाइन कहता है। तो मुझे वो जर्नी डिसाइड करनी है कि अगर फर्स्ट सीन में वो ऐसा दिख रहा है, उसके अंदर क्या चेंज हुआ जो सत्यांशु सर ने कमाल लिखा और राकेश सर ने, क्या चेंज हुआ कि वो ये लाइन बोल पा रहा है आज, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर ये लाइन बोल ही नहीं सकता जैसा वो शुरू में पोर्ट्रे किया गया। तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था। एंड सर आए थे सेट पे, एंड फिर मैंने पूछा सर कहाँ खड़ा रहना, बिकॉज मुझे उसकी आदत थी ब्लॉकिंग की। मैंने पूछा सर कहाँ, मैं कहाँ रहूँगा, वो दहिया कहाँ खड़ा रहेगा। मैंने कहा ऐसा होता है क्या? मैंने बोला ऐसा होता है क्या, ये मुझसे पूछा जाएगा कि मैं कहाँ? मैंने बोला सर मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि मैं वो खिड़की के पास खड़ा रहूंगा जहाँ पे डेस्क लगा था। सुनो वहाँ खड़ा रहेगा क्या? सर ने ऐसा कुछ किया, ऐसा करते हैं वो। तो मैंने कहा सर वहाँ लाइट नहीं है तो मैं यही हो जाऊंगा। वो तेरी टेंशन नहीं है ना, मैं करूँगा ना, तो अपना काम कर। मैंने बोला ठीक है। आई वाज लाइक जो एक्टर्स डायरेक्टर होते हैं ना, वो ऐसा मतलब भाई थैंक यू सर, थैंक यू। कमाल कमाल, थैंक यू। बाकी ये दोनों बहुत सुंदर एक्टर्स हैं यार। ऐसा ही सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था पहले। मैंने सर को बोला, वो 5th डे था शूट का, मैंने कहा सर क्या करूं? तू बताना क्या करूं। तुझे रखा क्यों है? मुझे बोला तुझे रखा क्यों है? तो ऐसा कम मिलता है कि आप इतना फ्री फील करो कि यार मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा सर मैं ये करूंगा। नहीं तो होता है कि यार तू ना यहाँ रहेगा, तुझे ऐसे बोलना है, तुझे वहां से वहां जाना है, ये भी डायरेक्शंस होती हैं। तो आई थिंक जब ऐसी डायरेक्शन मिलती है तो आप एज एन एक्टर बहुत फ्री लिबरल फ्री फील करते हो कि मैं कर सकता हूँ कुछ भी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और अगर मैंने जो 2 लोग हैं मेरी लाइफ में, पहले मेरे टीचर हैं जिनके कारण मैंने थिएटर स्टार्ट किया, देव फौजदार। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टिंग करूँगा, मैं मॉडलिंग करता था। और जब मैं बॉम्बे आया तो मेरा दोस्त वैसे ही मुझे थिएटर करने ले गया। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो मुझे था कि अगर मैं आपको अब रियल लाइफ में बताऊँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप कुछ लोग बताएंगे क्या बकवास करता है, हमेशा रोता रहता है। और वही इमोशन अगर मैं थिएटर में निकाल के बताऊँ तो आप तालियां मारोगे। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, क्योंकि मैं एक्सप्रेस कर नहीं पाया बहुत बारी अपने आप को, वो अंदर था, तो वो मुझे मिला यहाँ से। और सेकंड इज़ माई फादर। जब मैं लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने कहा अब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फादर फार्मर हैं और अर्निंग बहुत लिमिटेड रहती है। तो मुझे बॉम्बे में सपोर्ट करना डिफ़िकल्ट था उनके लिए। तो मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा। तो कह रहे थे मैं दे रहा हूँ ना पैसे, तो कर। तो ये तो लोग हैं। आपके तो दोस्तों का भी काफी सपोर्ट रहा है ना आपको? हाँ, वो आई एम ग्लैड यू नो दैट। तो मुझे एक्चुअली सपोर्ट तो मुझे पूरी ज़िंदगी इतने लोगों ने किया है कि बताना मुश्किल है। बट हाँ इतना है कि अब आपने बोला इसलिए बता रहा हूँ। मैंने MBBS किया था, मेरा इंडियन आर्म फोर्सेज में मेरी नौकरी थी एज अ मेडिकल ऑफिसर। और मैं तब तक चिंटू का बर्थडे लिख चुका था और मेरा भाई बम्बई में असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुका था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फिल्म मेकर बनना है। उसके लिए आर्मी को 15 लाख रुपए का एक बॉन्ड मनी देना था, और मेरे पापा के पास हमारे घर पे बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो मेरे 25 दोस्तों ने पैसा इकट्ठा किया था जिससे कि मैं बॉम्बे में अपनी लाइफ शुरू कर सकूं। सो वो ऑलमोस्ट आई थिंक व्हाट दे डिड वाज दे डिफाइंड फॉर मी दैट ये इंडस्ट्री मुझे सिनिकल बनाने जाए तो मैं रुक जाऊं कि नहीं सिनिकल नहीं बन सकते। क्योंकि जब आपकी शुरुआत ही ऐसी हुई है तो आप अपने अंदर के ग्रैटिट्यूड को ख़त्म नहीं होने दे सकते ना। फिर तो सपोर्ट तो मुझे बहुत लोगों का मिला है हमेशा से। गुरु जो है ना ये बड़ा बट हाँ मैं आराम से कह सकता हूँ, इत्मीनान से कह सकता हूँ, मेरे पास तो प्रूफ भी है कि 15-16 साल पहले निखिल अडवाणी के ऑफिस के छत पर मैं विक्रम मोटवाने से पहली बार मिला था, जब मैंने उड़ान के लिए एक कविता लिखी थी। And then that was my first meeting with him and he read the script that my brother and I, चिंटू का बर्थडे, वो स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ी और इतने सालों तक
शॉर्ट फिल्म्स बनाने से लेकर उस फीचर फिल्म की तैयारी से लेकर इंडस्ट्री से डील करने से लेकर इन्होंने हर कदम पे इतना ऑलमोस्ट लाइक मुझे लगता है 3-4 ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हो जाए आपको और कुछ चाहिए नहीं होता है, फिर आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, आपको 20 लोगों से नेटवर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चलता जा रहा था और उसके बाद उसके करीब 11 साल के बाद इनका फ़ोन आया कि एक किताब भेज रहा हूँ, वो पढ़ के बताना। और वो ब्लैक वॉन था। मुझे तो पहले यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इनके साथ एज अ को क्रिएटर काम करूंगा, कि उसमें तो मैंने पोइट्री लिखी थी 2-3 एज अ को क्रिएटर। मेरा ट्रेलर में इनके साथ नाम शेयर हो रहा है, मतलब तो मेरे सारे घर परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी बात है कि इनके साथ नाम शेयर हो रहा है और इस किताब पर काम करना पड़ा है। तो आई कैन वेरी इजीली से दैट ओवर द लास्ट 15-16 years this man has been there, really emotionally invested in me and my brother. So yeah, it's easy answer for me. दोस्तों के वैसे मैंने 4 साल में वापस कर दिया। अच्छा। But what a great question. थैंक यू। आपसे विक्रम मेरा अगला सवाल ये है कि आपने एक इवेंट में बताया था कि जब आप, क्योंकि उड़ान का जिक्र हुआ, जब आप उड़ान लिख रहे थे तो आपके दिमाग में अजय देवगन आए थे, लेकिन आपने खुद को वहीं रोक लिया कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। वैसे ही एके वर्सेस एके में भी ये हुआ कि पहले आमिर खान फिर अक्षय कुमार, क्या है ये दोनों किस्से? नहीं, क्या उसके बाद में मैंने जब लिखते वक्त मैंने बंद कर दिया कि एक्टर के बारे में सोचूं, बिकॉज आई फील तो उड़ान के टाइम क्या हुआ था कि अजय देवगन का एक आ रहा था दिमाग के अंदर कि यार दिस गाय विद दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी वुड बी द फादर एंड स्टफ, एंड देन आई रियलाइज आफ्टरवर्ड्स कि यार कहानी बाप की नहीं, कहानी बेटी की है। एंड इंडस्ट्री उस वक्त भी आज भी वही है कि इन द सेंस दैट मोमेंट यू एंड अप कास्टिंग स्टार, तो स्टार को पोस्टर पर डालना पड़ेगा आपको, एंड दैट्स द रॉन्ग इंप्रेशन यू गोइंग टू गिव फॉर द फिल्म। एंड मे बी आई एम सेइंग चांसेस आर मे बी आई वुड हैव गॉन टू अजय देवगन, वो बोलता कि हाँ मैं करूंगा, मैं पोस्टर पर भी नहीं आऊंगा, मुझे पिक्चर बस करनी है तेरे साथ, और आई लव द स्क्रिप्ट और वॉट एवर इट वॉज। बट देयर इज दैट वन थिंग ना कि एक होता है जो एक पहली फिल्म में एक जो एक प्योरिस्ट लेवल से आप करना चाहते हो कि हर चीज़ एक प्योर हो, पोइट्री प्योर हो, कास्ट प्योर हो, कहानी प्योर हो, हर चीज़ प्योर हो, यू डोंट वांट टू डू दैट। सो कहीं ना कहीं दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम even approaching it. Maybe it's a mistake, maybe it's not. I don't think today I can't say it's a mistake, but yeah, it's a beautiful film. There's that. So that's why I stopped myself कि यार कहीं जाके let's not try and get a star kid, let's not try and get a star father, because let the film be about the boy. एके वर्सेस एके में हाँ मतलब इट्स वो अनुराग कश्यप तो पहले से एक एके तो वही रहे हैं, परमानेंट एके वो लिखा है उनके लिए, एंड देन एवरी अदर एके, बिकॉज दूसरे में इतने सारे ऑप्शंस थे कि यू कुड गो ऑन टू मल्टीपल एकेज इन द इंडस्ट्री। आमिर खान के लिए लिखा था अविनाश ने, एंड देन पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, अगेन वन ऑफ दोस थिंग्स के आई डोंट नो दिस इज द राइट डिसीजन टू सॉर्ट ऑफ डू इट। तो देन वी डिडंट गो टू एनी एके इन फैक्ट, फिर हम एसके के पास गए थे, शायद के पास गए थे, शायद करने वाला था, हमने 2 दिन शूट भी करी, फिर उसके बाद फॉर सम रीजन इट डिडंट हैपन। देन वाज अ वेरी ऑब्वियस लॉजिकल थिंग, आई सेड यार हम लोग क्या कर रहे हैं यार, अनिल कपूर ही हो सकता है और कौन हो सकता है, इट हैज टू बी हिम, इट कांट बी एनीबॉडी एल्स, इट हैज टू बी द गाय हु हैज द मोस्ट टू प्रूव, व्हिच एक्टर इज द मोस्ट इन दिस इंडस्ट्री। एटलीस्ट एक फिक्शनल अकाउंट से देखो तो मतलब अनिल कपूर को बोलेंगे नहीं यार नहीं बुढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड ही हैज सो मच टू प्रूव। But he's too young. He is too young. That's the whole point. But that's the thing. So it was the most obvious decision. I said, this is all nonsense. We've done all this. 4 साल कुछ नहीं किया हम लोग। चलो अनिल कपूर के पास. So that's why. Yeah. But सच्ची में उसके आगे काफी लोग पूछते हैं कि यार आपके दिमाग में लिखते वक्त कोई एक्टर आता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं आता है। आप कैरेक्टर के बारे में सोचते हो, and then मेरे कुछ साथियों के भी सवाल हैं आप लोगों से, तो यमन। हेलो विक्रम सर, मैं यमन हूँ और मुझे भावेश जोशी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक पॉइंट था मेरी लाइफ में, अभी भी है, कि मैं अपने बर्थडेज पे 12 बजे देखना शुरू करता था फिल्म, और न्यू ईयर्स पे देखता हूँ। बहुत बार देखी मैंने, खासतौर पे वो सीक्वेंसेस की, वो मेट्रो नहीं सॉरी प्लेटफॉर्म पे बाइक वाला अच्छे सीक्वेंस, और वो कि कोई पूछे तो कौन आया था तो बोलना भावेश जोशी आया था, और जब वो बाग में जाता है सिक्कू बॉल्ड होके पूरा, वो जो ट्रांजिशन है उसको मैंने इतनी बार देखा कि तो एडिट की समझ नहीं थी कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मुझे आपसे ये पूछना था कि भावेश चूँकि एक इंसान नहीं है, वो एक आइडिया ही था, सिक्कू बिकेम भावेश जोशी, तो आपने अभी सोचा रिसेंट टाइम्स में कि उस आईपी को आगे लेके जाएं? नहीं, काफ़ी सोचा है। आई फील एक नेसेसिटी है, एक टोटम की, जिसको हम लोग हाँ कर सके, बट वही है ना कि कैसे करे, कौन से फॉर्मेट में करे, एंड आई ऑलवेज एंड अप फीलिंग दैट, ये काफ़ी बोल चुका हूँ मैं, आई ऑलवेज एंड अप फीलिंग दैट व्हाइल आई लव भावेश,
आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म एज अ डायरेक्टर कि जो काम मैंने किया है, जो मेरी टीम ने किया है, जो मेरे एक्टर्स ने किया है, वेरी प्राउड. लेकिन हमेशा मुझे लगता था कि यार दैट फिल्म शुड हैव बीन अबाउट अ गर्ल, इट शुड नॉट हैव बीन अबाउट अ बॉय. एंड दैट्स द वन काइंड ऑफ थिंग. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर करना है तो वैसे करूँगा. बट फीचर सीरीज इस वक्त पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब मैं अभय जो मेरे को राइटर हैं उस पर हम लोग सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं. लेकिन करना है तो फिर सही करना है, मतलब नो पॉइंट डूइंग इट जस्ट टू डू इट. तो we need more superhero films. यस आई एग्री. सर मेरे 2 सवाल हैं. पहला तो एक आपने शाहरुख के साथ 2 फिल्में की है, मैंने मतलब को असिस्ट किया आपने. हाँ, संजय assist. लीला भंसाली की जी, 2 जी, जी, फिल्म हाँ. हम दिल दे चुके सनम और देवदास. हाँ जी. तो शाहरुख के साथ काम का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और थोड़ा सा उनके वर्क एथिक्स के बारे में बताइएगा कि उनका वर्क एथिक्स, काम को अप्रोच करने का मतलब कैसा वो था, और मतलब क्या उनके साथ कोई प्रोजेक्ट आगे करने की कोई वो है. यार शाहरुख के साथ तो मैं कभी भी आज कर लूँ, कल कर लूँ, तो 10 साल बाद भी कर लूँ. ही इज़ मैग्निफिसेंट. तो उनके साथ काम ना, ही इज़ सच अ, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. शाहरुख का हम लोग देवदास शूट कर रहे थे. जो लास्ट सीन है जहाँ पे वो शाहरुख पेड़ के नीचे है, मर रहा है, पारो भाग रही है. और शाहरुख वहाँ पे लेटा हुआ है, और असिस्टेंट से पूछ लेता है मुझसे या किसी से पूछ लेता है कि यार मेरे को कुछ शहद लेके आना, हनी लेके आना. तो सब पूछते हैं कि शाहरुख हनी क्यों चाहिए, यू वांट टू ईट इट. नो जस्ट ब्रिंग द हनी, जस्ट ब्रिंग इट टू मी. तो ऐसे लेटा है वहाँ पे, सो समबडी गोज ब्रिंग्स द हनी एंड शाहरुख जस्ट टेक्स इट, पुट्स इट ऑन हिज फेस. ऐसे ऐसे चेहरे पे लगा देता है. मैंने कर क्या रहा है आदमी यार. He is doing it to get flies to come and sit on his face. And this he's thought of. This nobody's thought of. ऐसा इसने normally this is a director decision और somebody का idea है ना कि हाँ यार मक्खी आएगा चेहरे पे तो अच्छा लगेगा ना, मरता हुआ आदमी के चेहरे पे मक्खी आ रहा है. Shahrukh has thought of this. You know, in the middle of makeup and lying down in position and so on and so forth, the man's mind is working non-stop constantly to think of how he can make the moment better. And that is Shahrukh Khan. That is the ethos of शाहरुख खान. हर पिक्चर में, हर मोमेंट में बहुत सारे डायरेक्टर बोलेंगे, बहुत सारे असिस्टेंट बोलेंगे, शाहरुख छोटे 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 जो चीज़ें करता है ना. एंड ऑफ कोर्स ही मेक्स एवरीबडी फील स्पेशल. दैट्स यू नो अकॉर्डिंग. आप शाहरुख से मिलो तो आपको लगता है कि यार उस मोमेंट में, उस 2 मिनट में या 1 मिनट में, 5 मिनट में आप ही हो उसकी ज़िंदगी में. एंड ही मेक्स एवरीबडी फील वेरी स्पेशल. दैट इज. थैंक यू. एक सवाल और था सर, आपने एक फिल्म बनाई थी लुटेरा, जो ओ हेनरी की एक पोएम है, द लास्ट लीफ, उस पे बेस्ड थी. तो ये हमारे वहाँ मतलब ये बहुत कम होता है कि कोई किसी पोएम पे या किसी नोवेल पे फिल्म बनाए. हॉलीवुड के मुकाबले वहाँ बहुत ज़्यादा बनती है. तो इसका रेफरेंस पॉइंट आपको कहाँ से मिला था कि इस पे फिल्म बनाए? दारू से मिला था. शॉर्ट आंसर. नहीं यार, मैंने काफ़ी कुछ दारू से. यार एक मैंने लास्टली उसके पहले एक फिल्म लिखी थी मैं, जो मेरी एक पहली फिल्म बनने वाली थी. एक बॉम्बे टॉकीज करके मैंने एक फिल्म लिखी थी एक डायरेक्टर के बारे में, जो डायरेक्टर अपनी आखिरी फिल्म बना रहा है. तो ये मतलब जो मैं अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो वो होता है ना एक आर्टिस्टिक एक इंटेंट. तो मैं बच्चन साहब के पास गया, बच्चन साहब ने हाँ बोल दी, लेकिन मुझे दूसरा एक्टर मिला नहीं. तो काफ़ी 2 साल के लिए घूमते. और वही बात है ना कि नहीं यार ये कमर्शियल पिक्चर नहीं है, इंडस्ट्री ऐसे होती है. तो ऐसे लगता है. बट आई टेकन इट टू वन स्पेसिफिक प्रोड्यूसर जो एक दोस्त है, और वही हम लोग एक पार्टी पे एक्चुअली अनुराग की बेटी के 3rd 2nd बर्थडे ऐसे कुछ हम लोग बैठे थे, दारू पी रहे थे. उसे बोले यार तेरी वो जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना बॉम्बे टॉकीज, बहुत अच्छा लगा मुझे याद आया लास्ट लीफ के बारे में. तो ऐसे लास्ट लीफ क्या है, सर वो हेनरी की शॉर्ट स्टोरी. सर दैट मूड जो एक आपके स्क्रिप्ट में थी ना, मुझे उसका याद आया. सो देन आई वेंट एंड रेड द लास्ट लीफ एंड दैट्स हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देन भवानी अय्यर एंड मी, जो हम लोग जिसने बॉम्बे टॉकीज मेरे साथ लिखी थी, उसको मैंने बोल दिया कि यार ये करें क्या ऐसा कुछ. तो दैट्स हाउ इट हैपेंड. तो वही तो दारू पीना चाहिए. शॉर्ट आंसर. क्यों छोड़ी मैंने. हाय एवरीवन. विक्रम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है. लाइक हम जब फिल्में देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये फिल्में करण जौहर ने बनाई है या ये फिल्में अनुराग कश्यप ने बनाई है, लेकिन आपकी हर फिल्म पहली वाली से अलग है. पहले वो भावेश जोशी हो, उड़ान हो, या फिर कोई भी फिल्म अगर हम उठा के देख रहे हैं, तो आप हमेशा से आपने ये सोचा था कि यार like I do not want to do a particular kind of work, like I do not want to be stereotyped in a style, या आप हर फिल्म करने के बाद आपके दिमाग में आता है कि अरे ये भी करा जा सकता है, या मैं ये बनाना चाहता हूँ और मैं ये बनाऊँगा. तो क्या है उसके पीछे सोच? या मैं पिक्चरों का फ़ैन हूँ.
So I like all kinds of movies. I like commercial movies. I like silent movies. I like black and white movies. I like art films. मुझे मैं हर तरह के पिक्चर देखता हूँ और उनका फ़ैन हूँ, तो कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट होती है कि एक जो कहानी को लेके एक्साइटमेंट होती है. ब्लैक वारंट पढ़ लिया, किताब अच्छी लगी, बोला यार ये करना चाहिए, जुबली करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कि जो भी है कि देयर इज़ अ फॉर्मेट दैट आई लाइक वेरी मच. तो एक होता है कि अंदर का हाँ यार मैं एक फ़ैन हूँ, मुझे ये कहानी बनानी है, या ये कहानी का फ़ैन हूँ, या मुझे ये आई वांट टू से समथिंग, और या मैं एक फॉर्मेट का फ़ैन हूँ एंड आई वांट टू से समथिंग. सो इट्स दैट एक्साइटमेंट लेवल टू बी एबल टू से कि यार लेट्स ट्राई एवरीथिंग. बट ऑल्सो क्या होता है ना कि मेरे लिए पर्सनली आई ऑल्सो डिस्कवर्ड कि द जर्नी ऑफ द फिल्म इज़ फॉर मी द मोस्ट एक्साइटिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कि आप एक परिवार बनाओ और उनके साथ 1 साल 2 साल बिताओ, यू मेक समथिंग, and then you have that family, and then you have another family and another family and another family, and कहीं ना कहीं I just feel that there's something very nice about that. तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है कि एक हर बार खुद को चैलेंज करो एंड वो जर्नी एंजॉय करो. सो दैट्स वाई मैं हर पिक्चर थोड़ा अलग करने की कोशिश करता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं एक चैलेंज कर दिया मैंने खुद के लिए कि मैं 10 टाइप के पिक्चर बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट द एक्साइटमेंट इन द मोमेंट. थैंक यू. भाई किसी और के लिए सवाल नहीं है? नहीं अरे क्या मतलब? नहीं, मैंने ये सवाल बहुत देर से आपके लिए ही सोच के रखा. मैं विक्रमादित्य भाई, मैं उड़ान के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आपने फादर बेटे के रिलेशनशिप को एक तरह से डिफाइन किया. हम लोगों की जो समझ हो कि आपने एक खड़ूस फादर दिखाया जो आमतौर पर इस समाज का हिस्सा रहे हैं, जो कंट्रोल फ्रीक है, उसका अपने बेटे से बहुत ही अजीब सा रिश्ता है. उसको रिश्ता कैसे डिफाइन करें समझ में नहीं आता है. पर उस पूरी फिल्म में एक सीन आता है जब वो अपने बेटे से पूछा है सेक्स किए हो, सेक्स भी नहीं किए हो. ये सवाल उसके कैरेक्टर के साथ एक पल के लिए हम जाता नहीं हो, समझ में नहीं आता कि एक फादर जो अपने बेटे से कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके बीच में कोई ह्यूमन रिलेशन नहीं है, तो अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहा है. यार ये सवाल उस मोमेंट में और उस सीन में, तो एक उसके वही सीन के थोड़ा पहले एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो अपने चाचा के घर पे बैठा है और देख रहा है कि वो खाना खा रहा है. रोहन टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है, बाहर देख रहा है कि बाप अपने 2-3 दोस्त के साथ बैठ के दारू पी रहा है, हंस रहा है. उसने पहली बार अपने बाप को देखा हंसते हुए, एंड उसके बाद जब गाड़ी में बैठते हैं तो बाप बोला ये गाड़ी चलाएगा, ये चलाएगा. दैट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम जब बाप के पास कुछ पूछने या बोलने के लिए है नहीं ना, तो इट्स दैट वन ऑकवर्ड क्वेश्चन कि जो बाप पूछ लेगा अपने बेटे से कि कहीं या चलो यार बेटा बड़ा हो गया, 18 साल का होने वाला है, मतलब आदमी बनने को आ गया ना, मतलब तो कहीं ना कहीं इट्स एन ऑकवर्ड मोमेंट. इट्स जस्ट दैट ऑकवर्डनेस ऑफ अ फादर आस्किंग अ सन के मे बी इफ आई आस्क हिम दिस क्वेश्चन ही विल सी मी इन अ डिफरेंट लाइट आल्सो. So it is that it's trying to break the ice in a very awkward way, in a very awkward patriarchal way. हाय, मेरा नाम शिवांगी है. मेरा सवाल आपसे है ज़बान. क्या बात है. हाय शिवांगी, थैंक यू. कपूर फैमिली के डिनर टेबल पे क्या डिस्कशंस होते हैं? डिनर टेबल पे डिस्कशन होता है अगला मील का, अगला मील का, अगला खाने का मौके पर. खाते खाते लंच कर रहे हैं तो डिनर के बारे में बात करें. नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब वाकई में ऐसा होता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर सच बताऊँ फिल्मों के बारे में, आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, और फिर आम तौर पे जैसे हर किसी के घर में जैसे बातें होती हैं वैसे ही, जैसे समाज हो, ये हो, कुछ मसला हो गया, ये हो गया, परेशानी हो गई, बिजली का बिल बहुत बढ़ चुकी है तो वैसी बातें होती है डिनर बिजली बिल पे वहाँ भी बातें होती हैं. क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ज़्यादा हो रहा है सब कुछ भाई, ऐसा बहुत परेशान हो जाते हैं हम. लेकिन हाँ, लेकिन मेरा दूसरा सवाल का आंसर कोई भी दे सकता है. आज इरफान सर का बर्थडे है और तो आप लोगों में से कोई भी मेमोरी जो काफ़ी मेमोरेबल हो, या कैसे याद करते हैं आप लोग उनको? दिसंबर 2012 में लाइफ ऑफ पाई आई थी इंडिया में, और मार्च में भी लाइफ ऑफ पाई चल रही थी. 3-4 महीने तक लाइफ ऑफ पाई इंडिया में IMAX में प्ले हो रही थी. तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने नहीं देखी थी फिल्म, तो मैंने कहा कि अरे तूने लाइफ ऑफ पाई नहीं देखी, चल वडाला चलेंगे, हम IMAX में देखेंगे लाइफ ऑफ पाई. तो संडे सुबह का शो था, 8 बजे का शो. तो मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग गए, और फिल्म देखने के बाद मैंने इरफान सर को SMS किया
कि लाइफ ऑफ पाई देख के मैं फिर से निकला हूँ, फिर से बहुत मज़ा आया। मेरा सौभाग्य था कि मैं 1-2 बार उनसे मिला था और उनका नंबर मेरे पास था। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त कॉल कर दिया, संडे मॉर्निंग 10:30 बजे के करीब। मैं वडाला में IMAX से निकल रहा हूँ, उनका फ़ोन आ गया। मैं कहा, अरे इरफान, तो मैंने रिसीव किया। इट वॉज गोइंग टू बी माई लास्ट कॉन्वर्सेशन विद हिम। उसके बाद फिर कभी मेरी बात नहीं उनसे। अच्छा, अभी भी चल रही है फिल्म? हाँ? तो ही ऑल्सो डिडंट नो कि फिल्म अभी तक चल रही है। सो आई फेल्ट वेरी गुड कि उनको एक छोटा सा प्लेजेंट सरप्राइज मैंने दे दिया कि आपकी फिल्म अभी तक चल रही है। दैट वॉज माई लास्ट कॉन्वर्सेशन विद हिम। और जब भी मुझे मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की भी डेथ पर मैं उतना दुखी नहीं हुआ हूँ जितना मैं उस दिन हुआ था। तो ये एक मेमोरी ना कि मेरे साथ जो लास्ट कॉन्वर्सेशन था उसमें मैंने उनको एक छोटा सा दैट इज काइंड ऑफ इट सूट्स मी। I have a very nice anecdote about Please. this. So I had met him once in मैं जा रहा था सुधीर मिश्रा जी के ऑफिस में, just like hi hello, nothing more than that. But अभी मैं टोरंटो में गया था कैनेडी को लेके, तो अनूप सिंह डायरेक्टर मिले मुझे वहाँ। अनूप सिंह वाज वन ऑफ द जजेस देयर और इरफान ने उनके साथ लास्ट फिल्म की थी। So he told me a very touching incident which really made me, I was bawling my eyes that time. He said कि इरफान का जब ये हुआ and Anup went to meet him. So he tells Anup कि अभी मेरे बाद किस एक्टर के साथ काम करोगे? And Anup said that I couldn't. मैं अंदर गया बाथरूम में, रोया, वापस आया बाहर और he says no it's okay, just calm down. मुझे बता किस एक्टर का? Okay, let me give you a couple of choices in India. And one of them was my name. Oh. He said, there is an actor, Rahul Bhatt. And when Anup told me this, I couldn't just, you know what Irfan means to us. I was like, really, Anup? Can I quote you? He said, yes, I'm telling you. That was it. So Irfan, cannot get more than, it really, it's something because he's a phenomenon. Irfan, मतलब अगर उसने, मतलब I don't have words to explain more than that. What a great guy. What an actor. So I think this will remain one great thing in my life. ऑल राइट, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया ये बातचीत करके आप सब लोगों से इकट्ठे एक साथ मिलके। आई होप आपका दिन और खूबसूरत जाए क्योंकि शुरुआत वाकई सुंदर हुई है। मैं खुद अप्रिशिएट कर दे रही हूँ, खुद प्रेज। जैसे वो कह रहे हैं ना कि मैं गंदा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, नहीं हम लल्लन टॉप से दिन शुरू हुआ है तो पूरा दिन अब लल्लन टॉप जाएगा आपका। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सीरीज़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।